बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में इस वक्त किसान नाकाम पॉलिसी की बदौलत दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। लाखों की तादाद में, बल्कि 2,96,00,000 टन इस वक्त गंदम जो है वो मंडियों में दर बदर की ठोकरें खा रही है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने दौरे सऊदी अरब पे रवाना होने से कबल कहा है कि इस पे सख्त से सख्त जो है वो नोटिस जो है वो लिया जाए और इन किसानों की मुश्किलात को हल किया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पास्को को भी कहा है कि शफाफियत से ये जो मसाइल किसान को दरपेश करने पड़े, उसको फेस करने पड़े, वो इसमें से भी इस मसाइल का फौरी जो है वो हल करना चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर लियाकत तूर भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर आजकल किसान किन मुश्किलात का शिकार है, आपकी राय इस पे क्या है, बताइएगा। रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। देखिए, बहुत सारी मुश्किलात हैं किसानों को। एक तो महंगी खाद है जिससे वो निपटते रहे, बड़ी मुश्किल से गंदम उगाई, और अब मौसम की एक तरफ जलगार है, बार बार बारिशें हो रही हैं जो बेमौसमी बारिशें हैं। जब ज़रूरत थी बारिशों की दिसंबर जनवरी में और नवंबर के वक्त में, वो तो हुई नहीं, और अब बारिशें हो रही हैं जबकि फसल तैयार खड़ी है। मंडी में ये हाल है कि मंडी हुकूमत ने कीमत मुकर्रर की 3900 एक मन के की, लिए, और उसके लिए इतना मुश्किल है वहां जाकर बेचना। पहले तो आप तहसील हेडक्वार्टर में जाएं, वहां पर ट्रांसपोर्ट करें, और वहां अगर रिजेक्शन हो गई तो आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो मुफ्त में आपको डर पड़ जाएगी। दूसरी बात कि वो बहाने ये हैं कि जी हम छोटे किसानों से पहले लेंगे, तो फिर जिनकी ज्यादा गंदम थी उनको आप सजा दे रहे हैं गंदम लगाने की। तीसरी बात ये है कि मंडी के अंदर इस वक्त गंदम की कोई 3,000 रुपए नहीं दे रहा किसानों को। 3900 तो बहुत बड़ी बात है, तो हुकूमत ले लेना, हुकूमत हमारी जमीनों से उठाए गंदम, बजाय इसके कि हम ट्रालियों में भरें, मजदूरी अलहदा दें। और आप किसान का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपने क्या रखा है? यही 3900 तो पिछले साल की कीमत है। पिछले साल और आज के दरमियान कीमतें जो हैं वो 100% बढ़ गई हैं। डीजल, पेट्रोल, तमाम जो किसान की जरूरतें हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, और उसके इलाके के अंदर डीजल और पेट्रोल और मिट्टी का तेल सब कुछ महंगा मिल रहा है। 5 से 10% लोग ज्यादा कीमत लेते हैं, और हुकूमत बेबस है, किसी का जोर नहीं है कि उनको ज्यादा कीमत लेने से रोक सके। वो हुकूमत जो किसानों को धमकियां देती है कि अगर आपने गंदम ना बेची तो हम जब्त कर लेंगे, वो हुकूमत जब खादों की महंगी हुई हैं, आपके कंट्रोल रेट से 700, 800, 1000 रुपए ज्यादा लोग मांग रहे हैं, और खुलेआम मांग रहे हैं। उनको चेक करने के लिए ना कोई तहसीलदार आता है, ना थानेदार आता है, और ना किसी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बात तो आपकी जाहिर है, इसलिए आपको टेलीफोन पर लिया है क्योंकि आपने एक गंदम काश्त की हुई है और आप उस इलाके के सारे माहौल को देखते हैं और मुतासर भी हैं कि आपने जो डीजल, पेट्रोल और बिजली सारा कहा है, ये तो बात सबको पता था। अब ये है कि 3,900 तो पिछले साल भी रेट था और इस साल भी 3,900 ही है, जबकि आपने खुद ही फरमाया है कि बिजली के रेट तो तकरीबन 100% इंक्रीज कर गए और डीजल भी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया। और फिर गवर्नमेंट जो है, जो किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट होती है उसके पास तो स्टैटिस्टिकल डिवीजन का पूरा डाटा होता है कि हमारे पास इस वक्त रिजर्व जो है गंदम लोगों को देने के लिए कितनी है, हमें कितनी रिक्वायर है, प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन कितनी है। और फिर जब गंदम ज़्यादा हो जाती है तो ये क्लेम करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बम्पर हुई है। जिस तरह पिछले साल इंटरिम वज़ीर आला ने क्लेम किया था, बल्कि खुद क्रेडिट भी लिया था कि ये मैंने उससे पहले बड़ा दम दरूद किया था, मैंने काफ़ी लोगों को फैसिलिटी दी थी तो बम्पर क्रॉप हुई थी। उसी वज़ीर आला ने 32 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली, जबकि पता था कि बम्पर यानी फसल आ रही है और फिर लोग रुल जाएंगे, उस वक्त गोडाउन में तो कोई चीज़ है ही नहीं है। इन हालात में जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा, या ऐसे ही लोग रुलते रहेंगे? कि मुल्क को नुकसान होगा, ये तो किसान को तो नुकसान है ही,
महंगी खादों से भी नुकसान है, महंगी बिजली से भी नुकसान है, महंगे डीजल और पेट्रोल से भी नुकसान है। मुल्क को जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग आइंदा गंदम नहीं उगाएंगे। अगर आप ये सलूक करेंगे कि इस वक्त जो किसान का खर्चा है, गंदम की एवरेज पाकिस्तान के अंदर 25 माउंट्स तक पहुंच जाए तो हमारी हुकूमत भांगड़े डालने लगती है कि हमारी औसत बढ़ गई, जबकि हमारे हमसाए के अंदर जो औसत है वो 32 मन से ज्यादा है। कितने और मन से हमारी ज्यादा है? औसत 32 मन एकड़ इस से। वक्त तो आपकी प्रोडक्शन, मैंने खुद गंदम का 45 मन तो हमारी है, और जो नहीं, वो 47 मन जो है वो 60 मन तक निकल रही है। नहीं, मैं कौमी एवरेज की बात कर रहा हूँ। कौमी अच्छा। औसत जो है अच्छा, ठीक। वो 25 तक पहुंच जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। 26 तक पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि हमने कमाल कर दिया। लेकिन हमारे जो हमसाए के अंदर जो एवरेज है वो हमसे ज्यादा है, और वो ज्यादा इसलिए है कि वहाँ खादें सस्ती हैं और मैनेजेबल हैं। आपके यहाँ खाद जो है पिछले 3-4 साल के अंदर यूरिया जो है वो 1800 से अब 5000 तक पहुंच गई है। डीएपी मार्केट में 15,000 से कम मिल नहीं रही। आपका रेट होगा 11, 11,500 या 12,000 आपने रखा हुआ है रेट, लेकिन मार्केट में लेके तो दिखाए ना। किसान तो अब किस क्या वक्त करें, मुझे बताइए। किसान जो तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं, जाहिर है उनको लाठीचार्ज तो होगा, क्योंकि जी हाँ, मसले में आएगा तो फिर वो शोर तो मचाएगा, वो एहतजाज भी करेगा। क्या करेगा? बाकी यहाँ सब के शोर लिए मचाने का कोई फायदा है? अब अभी अलीना ने ये कहा है, देखिए एहतजाज दो किस्म पाकिस्तान के जाते होते हैं, हैं। बड़ा गुस्सा करके गए हैं, उन्होंने नोटिस भी ले लिया है 1.4 से 1.8। यानी ये क्या है? 10 लाख टन, 10 लाख टन बनी ना, और कितनी की बन जाती है मुझे बताइए? 10 इस लाख वक्त टन तो क्या होगी? वजीर आजम जो है वो, वजीर आजम इस वक्त जो है वो वालिद साहब हैं वजीर आला पंजाब के, और वैसे भी वजीर आजम जो है वो पूरी भारत कौम नहीं के लिए चाहते हैं, जिम्मेदार भारत के होता यहाँ है। से आ गया, आपने भारत बना दी ये चाहते हैं। पूरी कौम के लिए जिम्मेदार होता है। तो उनको पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि बहुत ही अहम जो माशरे के हिस्से हैं उनको इस तरह का नुकसान ना हो कि वो अपना काम करना बंद कर दें। सर अब जो इस वक्त- कोई सोल्यूशन आपकी नजर में इस बात का हो तो आप नेशनल इस वक्त टीवी चैनल पे हैं, आप बताएं कि कोई सोल्यूशन इसका हो कि अब हो तो गया है एक काम खराब, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है इसको? इसको सॉर्ट आउट करने का ये तरीका है कि एक तो पास्को को कहा जाए कि वो गंदम जमीन से उठाए, ठीक है, और बिला तफरीक उठाए। जिसकी ज्यादा गंदम लगी हुई है उसको आप मुजरिम क्यों बना रहे हैं? नहीं, ब्रिगेडियर साहब जो है उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से बड़ी एहतराम से इख्तलाफ करता हूँ कि मुझे बताइए सन 1982 के बाद तो डोनी को नहीं बना, बाहर गंजियाँ लगानी पड़ती हैं, पास्को की कैपेसिटी है, बजट मुख्तस है, पास्को कहाँ ले जाएगा, कहाँ से पेमेंट करेगा? तो ज्यादा पॉइंट्स बनाए, ठीक है। अगर आप इंफरादी जमीनों से नहीं उठा सकते तो एक बड़े कस्बे के अंदर एक पॉइंट तो बनाएं। आप ये चाहते हैं कि किसान 40 किलोमीटर से गंदम लाए और फिर आपका आदमी उसको रिजेक्ट कर दे और रिश्वत मांगे कि मुझे इतने पैसे दो, इतना कमीशन दो तो मैं इसको पास कर दूंगा। आप अपना निजाम तो देखें ना, क्या बनाया हुआ है आपने। ठीक, आप कम से कम 4 पॉइंट्स और तो एक तहसील में बनाएं। आपके यहाँ बहुत ज्यादा गंदम लगी है और जो दूर दराज तो के किसान दीपालपुर तहसील में 11 बने हुए हैं, उकाड़ा में 6 बने हुए हैं, साहिवाल में आप डिवीजन में लगा रहे तो देखिए 26 के नजदीक बने हुए हैं। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि पेमेंट कहाँ से करेंगे, क्या आपके पास पैसे हैं? पैसे देने भी तो है ना। इंडिया तो है नहीं कि 7,200 रुपये मन है वहाँ और 1,400 रुपये का DAP है, तो वजह वो रिलीफ देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। फिर मैंडेटरी है ब्रिगेडियर साहब, मनमोहन सिंह देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे इलाकों में नहर का पानी भी मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल ऐसा आप बारानी जमीनों के जो ट्यूबवेल के साथ गंदम उगा रहे हैं मेरी तरह के लोग, उनके लिए तो आपने बहुत मुश्किल बनाई हुई है गंदम को उगाना फिर बेचना। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिटी के तौर के ऊपर कोई गोडाउन्स नहीं है जहाँ लोग अपनी गंदम को महफूज कर सके। नहीं अच्छी कीमत मिल रही तो उनका हक है उसको रोक लेना। बहुत ये शुक्रिया। कानूनी हक ब्रिगेडियर लियाकतूर तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपने तज्जिए से हमें आगाह करे थे और तरीकाकार भी उन्होंने बताया कि इस तरह ये सॉर्ट आउट हो सकता है। सर मैं आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्या ये जो तरीका बता रहे हैं इससे कोई इस मसले का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे कि
कुछ देर पहले वजीर आजम साहब ने भी पैस्को को ही कहा है कि इस पे शफाफियत होनी चाहिए और जल्द अज जल्द जो है इस बात पे नोटिस लेके फौरी इसको हल इसका निकाला जाए। देखो, वजीर आला एक वज़ीर मुल्क आज़म। के वजीर आजम है, ज़ाहिर है उनको जब कोई चीज़ का पता चलता है तो वो कोशिश करते हैं कि हल निकाला जाए। लेकिन मसला ये है कि हल निकलेगा कैसे, ये है असल सवाल। कि उन्होंने पास्को को कह तो दिया है, लेकिन पास्को जो है वो कैसे खरीदेगी, मुझे बताइए। मुझे पता है, मैं इस मैकेनिज्म को जानता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये वही वजीर आजम जो हैं, यही वजीर आला थे 2 दफ़ा, और यही इनके मियाँ नवाज शरीफ कई दफ़ा वजीर आला थे। अब भी वजीर आला पंजाब। अब वजीर आला पंजाब को किसी जगह आपने विजिट करते देखा, किसी यानी किसी कलेक्टिंग सेंटर पर, किसी फूड जो डिपार्टमेंट है उनकी जहाँ प्रोक्योरमेंट हो रही है, देखा है आपने? उनकी देखा कि लोगों ने, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जी मॉइस्चर है, देखा कि जब वो जाते हैं तो उनके से रिश्वत तलब की जाती है कि आपकी नमी है, इसमें वेट कम है, या आपका परमिट ही नहीं है। वजह सिर्फ बातें करने से नहीं है। हम तो ये गुजारिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन ये है ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो सच्ची बात है, मेरे से जो मर्जी डिबेट कर ले, है ही नहीं। 1982 के बाद पाकिस्तान में कोई गोडाउन नहीं बना, वो शर्त लगा ले। और उसके बाद ये भी अंग्रेज बनाया गया, उसके बाद कुछ अयूब खान के दौर में बने, और उसके बाद तो ज़िया-उल-हक के दौर में कुछ बने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कुछ शुरू में बने, उससे एक दो बने, वो कामों की का हवाला दे सकता हूँ। वजह जब आपने गंदम वाले मुल्क में गोडाउन अपने ही बनाए ताकि उसको सही तरीके से महफूज किया जा सके, आदत पड़ी हुई है कि बाहर से इंपोर्ट करनी है, ज़्यादा तो एक्सपोर्ट करनी है। पिछली गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया। जब ये पता था कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर गिरदावरी होती है, जब गंदम काश्त होती है तो बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर कस्बे, हर मौजे के अंदर गिरदावरी होती है। वो डाटा जो रिकनसाइल होता है कि इतने लाखों एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी है, उसके मिनिमाइज भी आप प्रोड्यूस निकालें तो पता चल जाता है कि इतनी हो जाएगी। फिर ये है कि जिन लोगों ने इंपोर्ट किया है उनका कोई एहतसाब होगा, वो ताकतवर है, और फिर इंटर्म गवर्नमेंट में जिनका मतलब पता है कि वो उसमें पहुँचने वाला है कोई नहीं। पाकिस्तान को निज़ाम चल नहीं रहा। वज़ीर आज़म की परेशानी वजह है, हल क्या है? हल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं शर्त लगाता कोई हल नहीं। सर ये पास्को में भी एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकती ये वाली गंदम? हमने इंपोर्ट भी तो की ना, आपने कहा जब ज्यादा होती है हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो मेरा यहाँ सवाल है कि हम इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो ये है कि कई मुल्कों में हमसे गंदम कम की लोग अपनी हुकूमतों में वेलफेयर स्टेट का काम करते हैं। वो जिम्मेदार को अगर सपोज अब इंडिया अगर 7,200 रुपये पर मन दे रहा है, तो 7,200 मन वो आवाम को नहीं दे रहा, वो 5 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दे रहा है। और फिर ये मैंडेटरी जो मैंने लफ्ज़ बोला है, ये इंडिया का मॉडल है, ये मनमोहन सिंह का मॉडल है, अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले बिजली फ्री है, और अब उन्होंने कुछ यूनिट से उससे लगा दिया है। फिर ये है कि उनको खाद जो है या डीजल है वो सस्ता देना पड़ेगा। अब वो तो बिजली बेतहाशा है, वहाँ जाती नहीं है। फिर जब गंदम खरीदनी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप 1 मन उगाएं, 1 लाख मन उगाएं, नीयरेस्ट यूनिट काउंसिल दफ्तर में जाएं, तुलाएं और चेक लें, घर आ जाए। फिर गवर्नमेंट जाने, उनकी हिफाजत करे, उनकी ख़राब हो जाए वो एक्सपोर्ट करें, वो इंपोर्ट करें, वो कुछ ना करें, वो ज़ाया कर दें। कई मुल्कों में गंदम को समुद्र में फेंका जाता है, जब ज़्यादा हो जाती है समुद्र में फेंक देते हैं, अवाम को तो आटा सही कीमत पर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि चक्करबाजी है। अब सोचता है जो ब्रिगेड लगाकर तूर जैसे आदमी जी, वो अक्सर बस ज़ाहिर है कि पॉजिटिव बातें करते हैं, आज वो भी उदास हैं, ऐसे ही है। फिर आप देखिए सतह मुर्तफा पोठो आ रहा है, उसमें इस बारिशें हुई हैं, गंदम ज़्यादा हुई है। दूसरा ऐसे ऐसे इलाकों में गंदम हुई है जहाँ पानी भी नहीं था, नहरी भी नहीं था, और डीजल महंगा था, लेकिन लोगों ने सोलर लगा के निकाला है, और ये वो गंदम में ऐड हो गई है। 2,96,000 हमारी जो कैपेसिटी है वो 47,000 इस वक्त गोदामों में पड़ी हुई है, जगह है कोई नहीं। ये करेंगे अगर प्रेशर हुआ तो पता क्या करेंगे, मुझे पता है। ये लोगों से वो गंदम खरीदेंगे अब, और बड़ी बड़ी मेन रोडों के साइड में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गंदम की बोरियां पड़ी होंगी, उसके ऊपर तरपाल दे देंगे, बारिश आएगी, नीचे से चोर जो चक्के जो हैं उसमें कुछ फ्राडिये महकमे के रो वो बेच देंगे। सिंध में 5 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए, चूहों ने नहीं खाती, बड़े चूहे खा गए। उन्होंने कहा जी ये बारिशें हुई थी, ये ज़मीन पर लग गई थी, तो ये चूहे खा गए थे। यहाँ हो रहा है कारोबार। अब ये है कि बिल्कुल ब्रिगेड साहब ने ये दुरुस्त कहा है कि आइंदा के लिए गंदम जो है वो लोग कम काश्त करें कि कहाँ जाएंगे, इसका भी सवाल का कोई जवाब नहीं है।
مجھے بتائیے جن لوگوں نے 5-5 6 سال کا ٹھیکہ دیا ہوگا ایڈوانس، اور کیا گنا آپ کاشت کرتے ہیں تو گنے کے بلوں ملنے کن کی ہیں؟ آپ گنا ان کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو CPR دے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہی نہیں، آپ رولتے رہتے ہیں سال سال. وہ لوگ اقتدار میں ہیں. چینی وہ دیتے ہیں مہنگی، اس آج کے ریٹ کے مطابق بھی چینی 67 پر kg ہے، جو باقاعدہ طور پر کیلکولیٹڈ ہے، لیکن نہیں آپ کو مل سکتی. آپ پوچھیں نا جا کے. مجھے کئی ٹیلی فون آتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے لینے ہیں، کسی کو 13 لاکھ بیچارے لینا ہے، کسی 12 لاکھ لینا ہے، مختلف ملوں کے، یا آپ کچھ کریں. وجہ یہ ہے کہ آلو کے کاشتکار ایک زمانے میں چھوٹا سا پیکٹ لیں جو اس کو آپ لیز ٹائپ کہتے ہیں، تو کتنا مہنگا ہے. پاکستان میں آلو دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جو بہت آلو اگاتا ہے. سڑکوں کے اوپر 5 روپے کلو رولتا رہتا ہے، پھر ایک دم وہ ٹوٹ آتی ہے، لوگ نہیں کاشت کرتے، پھر مہنگا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے 70s میں ایک پالیسی تھی کہ آپ نے کس علاقے میں کتنی چیز اگانی ہے، وہ آپ اگا ہی نہیں سکتے تھے. مگر میرے ایک مخصوص علاقے یہاں گندم کاشت کریں گے، یہاں چاول کریں گے، یہاں چاول کی کون سی قسم کریں گے. اب نہ کو پالیسی ہے، دل چاہے تو آپ جو مرضی کر رہے. اب آپ دیکھیں گے اب ایک اور سپیل آنے والا ہے، یہ ہے کاروبار. یہ جان بوجھ کے کیا گیا. آڑتیوں کے پاس سے گندم جائے گی، آپ دیکھیں وہ 3,000-3,200 جس طرح برگیڈ صاحب کہا وہ 3,000 سے کم بھی لے رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کسان کی گندم باہر پڑی ہے، وہ خراب ہونے کا ڈر ہے. اسے بیچارے نے بیچنے کہ چلو چیک مل جائے گا. چیک ہونا نہیں، لڑائیاں لگیں گی، کوئی چیک پاس ہو جائیں گے، وہ ڈسانر ہو جائیں گے. اچھا یہ کہ ایک آسان کام نہیں ہے. حکومت کہاں ہے؟ حکومت انہیں کاموں میں ہے. آپ نے دیکھا کہ روزانہ پکڑ دکڑ جاری ہے. کل بھی ہم پروگرام کیا، ابھی تیسرا سپیل ہے، ابھی اسلام آباد میں کیسز ہو رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر پر کیس ہو گیا. ہمارا تو یہ کام ہے نا. اور وہ انہوں نے خلاف ورزی کی، سڑک بلا کے، سارا ملک سڑک بلا کر کے بیٹھا ہوا ہے. سارا ملک سارا دن سڑکیں بلا کر کے بیٹھا ہوا ہے. جو سیاسی پارٹی کے نہیں لوگ بھی ہیں، وہ کہیں میلہ لا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس سکون کا سانس نہیں لینا، ہم نے آرام سے رہنے نہیں دینا. اور یہ ہے کہ آج ایک کانفرنس ہو رہی تھی وہاں، جی ملک کا جو یوتھ ہے، یوتھ کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. اور میگا پروجیکٹس باہر سے آ رہے ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بھئی خاک ہو جائیں کہ تجھ کو خبر ہونے تک. جب تک اس ملک میں آپ انصاف کا نظام نہیں وضع کرتے، عوام کو ان کے بنیادی رائٹس نہیں دیتے. جس طرح برگیڈ صاحب نے کہا جی وہاں تحصیلدار یا مجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ کسی کو سنتے نہیں. اور برگیڈ صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو صرف وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. پیمنٹ کرنی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ، وہ کہاں سے DC کہاں سے لائے؟ DC کے پاس کون سا بجٹ ہے؟ ڈپٹی کمشنر کو ہر ایلوکیشن کی گئی ہے کہ آپ نے اس ڈسٹرکٹ میں اتنی بوریاں دینی ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کل بھی کہا 4,600 لوگوں نے اپلائی کیا ایک ڈسٹرکٹ میں، صرف 600 آدمیوں کو ملی، وہ بھی رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے ملنی جا کے. پھر وہاں سے جا کے بھی موسچر وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ڈپٹی کمشنر نہیں کر رہا، نہ تحصیلدار کر رہا ہے، نہ AC کر رہا ہے. یہ بالکل صحیح بات. وہ تو اس کو مینج کر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ انہوں نے چیک کاٹنا ہے. انہوں نے صرف یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سوائے یہ کہ وہ ایک سسٹم ہے ہمارا جو یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک کہ وہ ایک مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ کے پاس ڈسپرسمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ گندم کتنی خریدنی ہے یہ ڈپٹی کمشنر کوئی اختیار نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ کے اوپر تو یہ بالکل ہی الزام آتا ہی نہیں. ہاں وہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں یا کئی ضلعوں میں وہ سیاسی لوگوں کو جو انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، وہ ان کی نوکری ہے تو وہ کیے جا رہے ہیں. جو حکومت ہے دوسرے کو گھسنے نہیں دینا. لیکن میں نے 1985 کی بات کر رہا ہوں جب بڑا امن تھا. اس وقت بھی ایک تحصیل کے اندر اسسٹنٹ کمشنر اس وقت کے وفاقی وزیر کے مخالف جو ہارا تھا اس کے ڈیرے پر کہیں گیا، ظاہر وہ جا سکتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جو کسی پارٹی کا تو نہیں ہے، وہ ہر پارٹی جیتی ہے یا ہاری ہے وہ جا سکتا ہے. تو وہاں ٹیلی فون گیا جو اسسٹنٹ کمشنر تو مخالف جماعت کے ہارے کینڈیڈیٹ کے پاس گیا ہوا ہے، تو مجھے پتا. یہ ہے ملک ہمارا. اب یہ ہے کہ حکومت کیا کرے. حکومت بالکل ایسی تسلیاں دے گی. حکومت کو نہ پیسے ہیں، نہ خریدنے کے لیے کچھ ہے، نہ حفاظت کے لیے گڈون ہے. بس یہی ہے کہ اس میں بعد پھر یہ آہستہ آہستہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ سپیل آئے گا اور یہ پھر روتے بھاگتے 29 تاریخ کو کسانوں نے جب نکلنا ہے اپنے حق کے لیے، تو آپ دیکھیں کس طرح ان کا ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے ان کے، وہ ان کے سر پھٹیں گے کہ شرط لگانے مجھے، وہ نکل کے مجھے دکھائے. مجھے اپنے رائٹس کے لیے پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ یہ
آئینہ آپ آئینہ میں نہیں دیکھنا چاہتے, شکل اس میں دیکھنی ہے نا, آپ اس پر پالیسی بنا سکتے ہیں, غصہ کیوں کرتے ہیں, اپنے ہیں. اس لیے کسانوں کے متعلق جو ہے یہ پاکستان کے آج تک فروٹفل پالیسی نہیں بن سکی. نہ مثلا نہری پانی کو سیو کیا گیا, نہ ٹیل پر پانی پہنچایا گیا. یہ صرف یہ ہے کہ مالیہ بڑھاؤ, یہ بڑھاؤ, وہ اور یہ ہے کہ جس طرح کھاد ہے, ڈیزل ہے, تو زراعت کس طرح ترقی کرے گی. تو جن ملکوں میں زراعت ترقی نہیں کرتی اس کے سب سے اہم اور خوفناک مثال رشیا ہے, جو اتنے ہزاروں ایٹم بموں کے باوجود صرف گندم سے مار کھا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو پاکستان کے حکمرانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. میں نے آپ کو کہا کہ اگر گندم کئی ملک کے سمندروں میں بھی پھینکتے ہیں لیکن لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں, گروور کو پیسے بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کی رائے بڑی اسٹرانگ تھی اس معاملے میں. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ابھی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ونس اگین ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. حکومت اور تحریک انصاف میں آخر رکاوٹ کون ہے, اس بات کا تجزیہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احسان بٹالوی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آخر حکومت اور تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں اس میں رکاوٹ کون بنا ہوا ہے. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا, بتائیے گا کہ آخر رکاوٹ کی اصل وجہ کیا ہے؟ علینا, اس کا جو میرے نزدیک وجہ ہے نا جی, وہ خود ابھی تک جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے انہیں خود نہیں پتا کہ ہمارا صدر کون ہے, ہمارے فیصلہ کس نے کرنے ہیں. جو مارکیٹ میں ان کے بارے اپنی ان کی جو پارٹی کوئی کہیں پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے, 5-6 گروپ تو ان کے اندر بن چکے ہیں. رانا ثناء اللہ علیحدہ گروپ ہے, سعد رفیق علیحدہ ہے, جو کراچی والے زبیر صاحب علیحدہ ہیں. اب بات کس سے کرنی ہے, کس نے کرنی ہے؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ اتنے میرے نزدیک اتنے مایوس ہو کے گئے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں کہ میں کروں نہ کروں. اور شہباز شریف صاحب جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور اب میں اگر وہ پوچھیں تو ان کے ساتھ بھی اس وقت ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, میں صاف کہوں گا, برا ہو انہیں لگے یا برا, وہ سنگل ٹریک آدمی ہیں, انہیں کوئی کنونس نہیں کر سکتا. جہاں تک جب تک ان کی اپنی مرضی ہوگی وہ اس وقت کریں گے. اگر کوئی سمجھے کہ پریشرائز کر کے یا ان نہیں سے بٹالوی صاحب, بالکل آپ کا تجزیہ یہ, اس کو ہم سیکنڈ تو کرتے ہیں, لیکن صورتحال یہ پھر بھی آپ نے دیکھا کہ عرفان صدیقی نے کل پہلی دفعہ یہ کہا کہ جی مذاکرات تو ہونے چاہیے جب ہم اچک جئی سے وہ کر سکتے نہیں, ہیں. اس کا تو ایک سوال سن لیں نا, سوال سن لیں, بات سن لیں. اب صورتحال یہ ہے کہ علینا نے یہ پوچھا ہے کہ مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے. بات نے آپ نے اشارہ تو کیا ہے, مسئلہ یہی ہے اصل سوال کہ وہ سنگل ٹریک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کیا غلط کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو سینکڑوں ہزاروں آپ نے کیسز بنائے ہوئے ہیں جب تک یہ ہیں, اور پھر آپ نے دوسرا سپیل تیسرا سپیل کل بھی جب یوم تاسیس پر ایک پاکستان کے اپوزیشن لیڈر نے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو اس وقت موجود ہے علی گوہر صاحب, انہوں نے ان کو بھی جلوس کوئی نکال نہیں دے رہے, تو راستہ تو حکومت چھوڑ کو نہیں رہی, تو مذاکرہ پھر کیا کرے, کس طرح کس کو جھوٹا ثابت کرے. تو یہی تو اقبال شاہ صاحب آپ نے بالکل 100% صحیح کہا کہ وہ جب کوئی راستہ نہیں, کوئی کسی قسم کا, اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بات کس سے کرنی ہے, کس سے کرنی ہے ان سے. انہوں نے عمران خان نے تو اپنے طور پہ ایک بیان دیا تھا کہ میرے دروازے کھلے ہیں, میں تیار ہوں بات کرنے کو, لیکن اس کے بعد اسے بھی جواب کوئی نہیں ملا, نہ آپ فرینکلی اسپیکنگ نہ فوج کی طرف سے نہ نون لیگ کی طرف سے. نہیں, شبلی فراز نے تو کل کہا ہے نا, بلکہ آج کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ان لوگوں سے نہیں ہو سکتے, پلے کوئی چیز نہیں, ہم آرمی چیف یا آئی ایس آئی چیف سے مذاکرات کریں گے جب بھی کبھی کریں گے. تو اگر اقبال شاہ صاحب سچ سننا ہے تو جو حکومت بنانے والے ہیں, جو چلانے والے ہیں, وہ وہی ہے نا. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, جو قومی معاملات ہیں, اکنامک افیئرز ہیں, پولیٹیکل افیئرز ہیں, ان تمام پہ بیانات تو آرمی چیف صاحب کے آ رہے ہیں. تو یہ پھر اگر آپ کہیں کہ سیاسی گورنمنٹ ہے تو میرے نزدیک تو گورنمنٹ پہ تہمت ہے یہ. نہیں تو اب میاں شہباز شریف صاحب کی جگہ میاں نواز شریف صاحب صدر بن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پریزیڈنٹ جو کسی جماعت کا ہوتا ہے وہ کتنا بااختیار ہوتا ہے. تو کیا یہ راستہ سیف راستہ تلاش کر رہے ہیں اس سے نکلنے کا حکومت سے؟ اب راستہ کوئی کسی طرف کوئی ایک ڈیسیژن میکر ہو
और किसी एक पार्टी या एक बंदा या कोई डिसीजन मेकर हो तो रास्ता तो वो देगा और वो तलाश करेगा, उससे तलाश किया जाएगा। नहीं, वजह यह है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है इक़्तिदार नहीं भी छोड़ते, उनका दिल तो करता रहता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं बने। अगर मियाँ नवाज शरीफ प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग बन जाते हैं, वो कोई ऐसा फैसला करते हैं अपने मेंबर्स को कि फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको भी वापस बुला लेते हैं कि भाई हम इस तरह हुकूमत नहीं कर सकते, हमारे तो पल्ले कोई चीज़ नहीं, हमें इख्तियारात नहीं है। वो एक बादशाह पॉसिबिलिटी इससे है कि नवाज शरीफ साहब बैलेंस आदमी है और जरा खुले दिल के बंदे हैं, उन्हें माफ करना भी आता है और उन्हें साथ चलना भी आता है। अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता निकाल देंगे। चलो आगे चलते हैं। यही बताइए कि इस वक्त ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो आम आदमी तो गंदम बेचने को तरस रहा है, खरीदने वाला वैसे तंग है। तो मुल्क में 2,96,000 टन पैदा हो चुकी है गंदम, खरीदने वाला है कोई नहीं। और इन्होंने इंपोर्ट भी कर ली, जो साबका वज़ीर आला वगैरह आइनी तौर पर पंजाब में साल रहे हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन असल सवाल अब ये है कि चीफ जस्टिस ने उन चीज़ों को तो छोड़ दिया क्योंकि वो तो मैटर नहीं करती, वो अवामी शायद होंगी। लेकिन एक अवामी मसला उन्होंने पकड़ा कि पूरे मुल्क से नजायज़ तजावज़ा ख़त्म किए जाएंगे और उन्होंने हुक्म दिया कि किए जाएँ। ये कहाँ तक अमल दरामद हो सकेगा? या और एड ऑन भी ये कर दें बात के तजावज़ात तो खत्म हो, जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनसे इसकी पेमेंट ली जाए, ये तो तजावज़ात वाला ऑपरेशन यही मैं सवाल करने वाला था। वो ये है कि जो कब्जे जो किए हैं, मेरा ख्याल है ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, वो दिहाड़ी बढ़ा देंगी, असल तजावज़ात तो शायद वहीं रह जाएंगी। अब जहां तक इकबाल शाह साहब कराची के ताल्लुक है, वहां तो तमाम तर कब्जे हुकूमती पार्टी ने करवाए हुए हैं, हुकूमती बंदों ने करवाए हुए हैं। और अभी कल की बात है, एक प्लाजे के बारे में पूछा गया, किसका पता चला जी वो गवर्नर का प्लाजा है जो सारे का सारा कब्जा ग्रुप है और सारे का सारा गलत बना हुआ है। उसकी तरदीद आ गई, उसने कहा मेरा नहीं है। वो तजोरी जो है, तजोरी प्लाजा, हाँ, उसने कहा मेरा नहीं है। लेकिन अगर तरदीद आनी है तो गवर्नमेंट ने ये बयान दिया था, गवर्नमेंट के बंदों ने ये बयान दिया था कि उनका है। अब जाहिर है उनके जाती तौर पे नाम तो नहीं होगा ना, प्रॉपर्टी मुमकिन उनके नाम पे ना हो, लेकिन फ्रंटमैन तो हर जगह ही होते हैं ना। बिल्कुल बजा के आपको पता सियासी बंदे फ्रंटमैन तो रखते हैं, तो किसी फ्रंटमैन के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, उसे तरदीद कर दी है गवर्नर साहब ने इससे। और कराची में अगर आप जायजा लें तो आपको हर कब्जे के पीछे या एमक्यूएम नजर आएगी या पीपल्स पार्टी नजर आएगी। इसमें दूसरी कोई चीज ही नहीं है। इवन ग्राउंड तो लाहौर में तो एमक्यूएम नहीं ना है, वो तो सारे पाकिस्तान के लिए आर्डर है बटालवी साहब। लाहौर में कौन है, पेशावर में कौन है? तो तजावज़ा तो लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं। इकबाल शाह साहब, यहाँ भी जिसके पीछे हुकूमती पार्टी है, जिसके पीछे ताकत है, कब्जा वही कर सकता है। आपने क्यों नहीं किया आज तक, मैंने क्यों नहीं किया आज तक, अलीजा ने क्यों नहीं किया आज तक। तो लेकिन ये वही करेगा जिसके पीछे, जिसके अंदर जालिम दिल हो, बेरहम। तो ये बताइए कि इसको अमल दरामद ये हुकूमत कर सकेगी, क्योंकि ये इसका तो वोट बैंक की वो है। ये हुकूमत है कहाँ? पहले तो वो होता है कि हुकूमत कहाँ है। आपको नजर आ रही है कहीं? या इनके को ये आपने दौर पे अगर ये हुकूमत होती तो मुझे ये बताएं कि गंदम इससे इंपोर्ट हो सकती थी? क्या आपके किसानों की गंदम बाहर पड़ी है और एक जाली गंदम जो जानवरों के खाने वाली गंदम है वो इंपोर्ट करके लोगों को खिलाई जा रही है? आप ये तय हुकूमत कौन सी, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? और दूसरा ये कि जो भी अब फैसले हो रहे हैं, फैसले इस तरह के हो रहे हैं कि जहां इनका जाती मुफाद है वो फैसला दूसरी तरफ हो जाएगा। जो जहां कौमी मुफाद है, मुझे एक वो फैसला बताएं जो कौमी मुफाद में हुआ हो। अब ये सोलर का इन्होंने फैसला किया, सोलर ट्यूबवेल लगेंगे। इकबाल शाह साहब, मुझे नहीं पता, हकायक का नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, वो जो चीफ मिनिस्टर साहबा का भाई है उसे सोलर का स्टॉक कर लिया हुआ है कई अरबों रुपए का। अब वो तो कहीं निकालना है ना। तो इस तरह की जब चीजें होंगी, अगर ये गलत भी है तो ये क्यों अफवाह फैली, किस वजह से फैली, और वो स्टॉक रहा है, क्या कुछ नतीज आई आज तक? बहुत शुक्रिया एहसान बटालवी साहब आपके तज्जिए का। सर बात तो उन्होंने बिल्कुल बहुत हद तक ठीक की है कि हुकूमत कहाँ जो है वो आपको दिखाई दे रही है कि किसी तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए और
किसी भी बात पर अमल दरामद जो है होता हुआ दिखाई दे। और ये बात भी उनकी बहुत हद तक ठीक है कि बहुत ज़्यादा जो नाजायज़ कब्जे हैं वो हुकूमत ही करवाने वालों में से है। चलो वो तो मान लिया, जिस तरह कब्ज़ों के मुतल्लिक इसकी कुछ तकरीबन 2500 किस्में हैं। एक तो ये है कि आप देखेंगे कि जब 73 के आइन से पहले जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत नहीं थी, उस वक़्त एक अंग्रेज़ों ने जो कानून लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया था, उसके तहत 12 साल में अगर कोई आदमी कहीं आबादकारी करता है, वो कोई बेशक स्टेट लैंड भी है, तो उस पर किसी ने क्लेम नहीं किया, केस नहीं हुआ, तो वो आदमी उसको अलाट कर दी जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि एक एक फैसला पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़माने में किए, उनके कॉन्सिक्वेंसेज आज तक हम भुगत रहे हैं। एक आदमी किसी से कोई स्कीम बनती है, आप या मैं प्लाट खरीद लेते हैं, आप कागज़ चेक करवाते हैं, कागज़ ठीक निकलते हैं, उसके बाद मैं मकान बना लेता हूँ, 10 साल 15 साल उसमें रहते हैं, वहाँ पता चलता है जी वो तो अलाटमेंट ही गलत थी, तो फिर वो पंगे में पड़ जाता है। उसके बाद कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ अपनी स्कीम बना लेती है, वो कैंसिल कर देती है और गिराने के लिए आ जाती है। ये दिहाड़ी बाज है। असल तजावजात पर पहले तो इन्होंने गौर करना ही नहीं। ये मैं बता दूँ, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया, बड़ा ऑनरेबल है, फैसला दुरुस्त है। फैसला ये करना चाहिए कि जो सिविलाइज मुल्कों में आप देखें मार्केटों का एक डिज़ाइन होता है, उसमें बरामदों में लोग जो है चलते फिरते हैं। हम जब दुकान लेते हैं, मार रोड पर ले लें, हार रोड पर ले लें, लक्ष्मी ले लें, शालमी में ले लें, कराची में ले लें, कहीं भी ले लें, पहले तो दुकान हम लेते हैं, उसके बरामदे में तो हमने खुद रखा हुआ है, फ्रिज रखे हुए हैं और हो सकता है जनरेटर भी रखा हुआ। उसके आगे वो भी जगह हम जो सड़क है, जो पब्लिक प्लेस है, गुजर गया, उस पर भी हमने ठेका दिया हुआ है, किसी ने किसी को पकौड़े वाले को बैठाया हुआ है, पल्ले वाले को बैठाया हुआ है, या मोबाइल वाले को बैठाया हुआ है, वो भी हमारा है। अच्छा, उससे आगे कोई रेडी लगा के बैठा, वो भी हमारा है। मसला तो ये है कि ये कौन ख़त्म करेगा? ये जो पूरे लोगों का जीना दोबर किया हुआ है, जो हराम किया हुआ है, अब होगा क्या? ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? ये मैं लिख ले पक्के कागज पर। ये वो इस तरह उस चीज़ को टच करेंगे जहाँ लोग भड़कें, असल मसला वो धरे का धरा ही रह जाए। असल में पाकिस्तान में सूरत हाल अलीना ये है कि वो राइट पर्सन राइट जॉब नहीं है, दिहाड़ी बाज जाता है। अब इंतज़ामिया क्या करेगी? और जो हुकूमत में दिहाड़ी बाज है वो क्या करेंगे? वो एक बहुत बड़े बंदे का मकान गिराएंगे, किसी के प्लाजे के नीचे पर डोरे खड़ा करेंगे। अच्छा, फिर यह है कि उसको गिराने की कोशिश करेंगे, वो भागा खड़ा होगा हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट, वो कंट्रोवर्शियल उसकी ओनरशिप निकल आएगी, वहाँ फटा पड़ के स्टे हो जाएगा। ये करेंगे बात। दूसरा ये भी करेंगे कि मुख्तलफ सही जैनवन जो लोगों ने डेवलपमेंट अथॉरिटी कहीं भी, बेशक MD है, RD जो भी है, वो वहाँ जिन लोगों ने जैनवन तरीके से NOC लेके कोई बिल्डिंग बनाई होगी, वहाँ पर उसके कागज चेक करेंगे, उनके नीचे बलडोजर खड़ा करेंगे, एक आधा कोना गिरा भी देंगे, उससे फिर दिहाड़ी लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वजह यह है कि ये पूरे मुल्क का सत्यानाश हो गया। देखना ये चाहिए कि जिस बंदा जो नौकरी कर रहा है, तो फिर अभी जो जस्टिस मंसूर साहब की हमने अभी बात नहीं की, वो उसको ऐड कर लेते हैं ना। जस्टिस मंसूर साहब ने आज लाहौर में तकरीर में ये कहा है कि जो इंसाफ के लिए हमें कुछ और पैरामीटर करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जो जज मैयार पे ना उतरे उसे फारिग करें। मैयार से मुराद ये कि आपने देखा कि हम अपने प्रोग्रामों में कब कई दफ़ा कह चुके। उन्होंने कहा हमें 21,000 और जज चाहिए अगर केस हमने ख़त्म करवाने हैं तो। और कितने लाख, वो मेरे पास लिखा हुआ, कितने लाख आपके पास ऐसे लिखा भी हो, कितने लाख केसेस इस वक्त मौजूद हैं जो पेंडेंसी का पेंडिंग है। अच्छा, पेंडिंग क्या है? अगर कोई जज विद इन डेट फैसला नहीं करता, और एक फैसला नहीं, उसको 10 तक ले जाएं, 20 तक ले जाएं, उसको फारिग करें, घर जाने दें, नहीं जो काम करता। नंबर 2, अगर किसी जज के फैसले 10 से ज़्यादा रिव्यू हो जाते हैं हायर कोर्ट में, जिसको आप अपीलेट कोर्ट कहते हैं, उसे फारिग करें, फॉरएवर फारिग करें, उसे वकालत का भी हक ना दे, वो तो नालायक है। अब यह कि जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि कई जजेस इंटरम बेल, साल इंटरम बेल, फैसला रिजर्व, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सैकड़ों फैसले रिजर्व, वे नहीं कर सकते तो छोड़ें। कई दफ़ा अदम एतमाद किया नहीं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और फिर 8 जजों में से 6 जज तो लेटर लिख चुके हैं जिनका अभी कोई फैसला खुद इंसाफ मांगने की दुहाई दे रहे हैं। वो सिर्फ आपने देखा चीफ जस्टिस बचा है और एक औरंगजेब साहब बचे जस्टिस। 6 जजों ने लिख दिया हम तो फैसले को दबाव है, हमको दबाव है तो घर जाएं। फिर वजह यह है कि अगर आप फैसले नहीं करते, फैसला क्यों नहीं आप करते? आप में ताकत होनी चाहिए कि जो दबाव डालता है आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते?
پھر جج کس چیز کے ہیں؟ پھر لوگ تو انصاف لینے کے لیے بھاگتے ہیں آپ کی طرف، آپ آگے سے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک جج رو بھی پڑا تھا عدالت کے اندر، ہم پر بڑا دباؤ ہے تو گھر جائیں نا. تو وجہ یہ کہ عدلیہ کو بھی سوچنے، وہ جسٹس منصور صاحب کی بالکل درست بات، انہوں نے یہ بالکل درست، انہوں نے صحیح ڈائگنوز کیا ہے. کمنگ چیف جسٹس انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، اور جو معیار پر پورا نہیں اترتے، معیار سے ان کی مراد یہ ہے کہ جن کے فیصلے ریویو زیادہ نہیں ہوتے، یا ان کے فیصلوں میں ایسے سکم ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ درست نہیں ہے، باعث ہے، کسی کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک باریک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، کئی دفعہ ایسے ججز ایسے فیصلے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں ہو گیا، لیکن لکونہ ایسا چھوڑیں گے کہ اگلی عدالت میں جا کے وہ واپس ہو جائے گا. یعنی آدمی کو سزائے موت دے دی، غلط دے دی، کیونکہ اگر وہ سزائے موت نہ دیتے تو وہ ان کی جو سزائے عمر قید ہے یا 14 سال ہے وہ پرویل کر جاتی، وہ دے دیں گے سزائے موت، اور وہاں جب اپیلٹ کورٹ میں جائے گا تو ایسے لکونے ہیں وہ بھاری ہو جائے گا. وجہ یہ پاکستان کا عدالتی نظام اس پر بہت بڑا ایک اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جسٹس منصور صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی اس فیصلے کو سراہتے ہیں. انہوں نے بات درست کی ہے، لیکن میں سمجھتے اس پر مانیٹرنگ جج بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو نمبر آف انکروچمنٹ، کائنڈ آف انکروچمنٹ، قسمیں انکروچمنٹ کون سی ہیں، کہ کیا یہ پھر جس طرح ابھی بٹالیہ نے کہا جی وہ تو تجوری ہائٹس ہے، ایک نصرہ تھا، وہ ایک سابقہ چیف جسٹس اس کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے، ہاں جی وہ ایسا تھا لوگوں بیچاروں کی کروڑوں روپیہ ڈوب گئے. یعنی آپ نے، میں نے فلائٹ لیا، کسی اور نے لیا، ساری جمعہ پونجی تھی، مال کے پلازہ بھاگ گیا، اور وہ لوگ گرا دو. جب وہ چیف جسٹس کراچی جاتے تھے، ابھی آدھا رہ گیا ہے، اب یہ اگلے ہفتے تک گرا دو. اب چیف جسٹس صاحب نے وہ بھی آرڈر کیے ہیں کہ جن کو نصرہ کے متاثرین ہیں وہ زمین بیچ کے ان کو پیسے دیے. اس فیصلے کو سراہنا چاہیے. یہ دونوں فیصلے چیف جسٹس صاحب پاکستان کے جو کیے ہیں بہترین ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہو، آگے انتظامیہ جو ہے وہ کیسے عمل درآمد کرے گی. کیا صرف مخالفوں کے لیے یہ ہوگا؟ یہ صرف مخالفوں کے لیے ہوگا جو، یا وہ ان کے لیے ہوگا جو پیسے نہیں دیں گے یا جو بات کریں گے یا ان لوگوں کے راستے میں آئیں گے. پاکستان تو باقاعدہ ایک مقدمستان بن گیا ہے، اور فراڈی یہ لوگ کامیاب ہیں کیونکہ لنگر آن ہوتا ہے کیس بہت زیادہ. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہنا شروع کر گئے اگر آپ کسی بھی بڑا آدمی یا بدماش کسی مکان پر قبضہ کر لے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی CSS کر گیا، PCS کر گیا، ساری عمر کے بعد 5 مرلے کا مکان بنا لے، پڑھائی کر کے آپ بنا لیں، میں بنا لوں، تو بدماش تو نہیں بنائی کوٹھی 6 کنال پر قبضہ آج رات کو کر لے 15 بندوں کے ساتھ، صبح اسٹے لے کے آ جائے، آرام سے زندگی بسر کرے، کوئی نہیں نکالنے والا. یہ ہے نظام. اور انہوں نے کہا، خود انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کا نظام انصاف اس وقت سوالات کی زد میں ہے، اور اگر ہے تو پھر انہوں نے کرنا جو. اور پھر یہ ہے کہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر حکومت ہوتی ایسی ہے کہ وہ مخالفوں کے لیے قیامت ہوتی ہے. پاکستان میں خاص طور پر پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا اگر کام نہیں کرتے تو ذمہ داری کس کی؟ عدالتوں کی. کوئی SI ہے، کوئی انتظامیہ کا افسر ہے، وہ IG ہے، DIG ہے، پکڑ کے اندر دے نا. پھر آج انہوں نے ایک اور بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی کہ سر ہمارے پاس آخری منٹ ہے، بس آپ نے جھوٹے کیسز جو ہیں بنانے والوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. لیکن پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر بار ناراض ہو جاتی ہے. یہ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں پھر بار ناراض ہو جاتی ہے. تو اگر بار کی ناراضگی کا آپ کو ڈر ہے تو بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل ایسی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو دیں اجازت. اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.